आज अगर मैं आपसे पूछूं एमसीयू की सबसे इम्पोर्टेंट मूवी कौन सी है, तो शायद आप बिना सोचे एवेंजर्स का नाम लोगे। और ऑनेस्टली ये गलत भी नहीं होगा, क्योंकि अगर 2012 की एवेंजर्स फेल हो जाती तो शायद आज ना इन्फिनिटी वॉर होती, ना एंड गेम, ना स्पाइडरमैन नो वे होम, और शायद एमसीयू नाम की कोई चीज की एग्जिस्टेंस ही नहीं होती। लेकिन यहाँ एक ऐसा सच छुपा हुआ है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। द अवेंजर्स, जिस मूवी को आज सुपर हीरो सिनेमा का टर्निंग पॉइंट माना जाता है, वो मूवी ऑलमोस्ट कभी बननी ही नहीं थी, और अगर बनती भी तो वो बिल्कुल अलग मूवी होती। उस मूवी में ब्लैक विडो भी नहीं होती, उसकी जगह होती द वॉस्प। एमसीयू का हल्क मार्क रुफेलो नहीं, एडवर्ड नॉर्टन होता। क्या बात कर रहे हैं? और सबसे शॉकिंग बात, अर्थ को इन्वेड करने लोकी नहीं आता, रेड स्कल मेन विलन होता उस मूवी का। और बिलीव करो ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जो एवेंजर्स हमने थिएटर्स में देखी उसके पीछे इतनी पॉलिटिक्स, इतने रीराइट्स, इतने एक्टर रिप्लेसमेंट्स है और इतने कैंसल्ड आइडियाज थे कि कभी कभी तो लगता है मार्वल खुद नहीं जानता था कि वो बना क्या रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, ये सब तब हो रहा था जब मार्वल के पास सक्सेस की गारंटी भी नहीं थी। आज मार्वल दुनिया का सबसे बड़ा मूवी स्टूडियो लगता है, लेकिन 2008 में पिक्चर बिल्कुल अलग थी। मार्वल के पास बैटमैन नहीं था, सुपरमैन नहीं था, एक्समैन नहीं थे, फैंटास्टिक फोर नहीं थे, स्पाइडरमैन भी नहीं था। उनके सबसे बड़े कैरेक्टर्स दूसरे स्टूडियो के पास बिक चुके थे। फॉक्स के पास एक्समैन, सोनी के पास स्पाइडरमैन और यूनिवर्सल के पास हल्क के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स थे। मार्वल के पास बचे थे कुछ ऐसे हीरोज जिनके नाम तक जनरल ऑडियंस में पॉपुलर नहीं थे। आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, हॉकाई। आज ये नाम लेजेंड्स हैं, लेकिन उस वक्त हॉलीवुड के लिए गैम्बल थे। इसलिए जब मार्वल ने अनाउंस किया कि ये सारे हीरोज एक ही मूवी में एक साथ आएंगे, इंडस्ट्री का रिएक्शन एक्साइटमेंट नहीं था, कंफ्यूजन था। लोगों ने कहा एक मूवी में इतने सुपर हीरोज, ये कैसे काम करेगा? हर हीरो का अपना फैन बेस है, स्क्रीन टाइम कैसे मिलेगा उन्हें? ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या लोग एवेंजर्स देखने थिएटर तक आएंगे भी? आज ये क्वेश्चन फनी लगता है, लेकिन उस वक्त ये जेन्युइन कंसर्न था। लेकिन मार्वल का कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा था? सिर्फ एक मूवी से, आयरन मैन 2008 में रिलीज हुई, और किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि एक बी लिस्ट सुपर हीरो हॉलीवुड का फ्यूचर चेंज कर देगा। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने टोनी स्टार्क को सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं बनाया, उन्होंने मार्वल को एक नई आइडेंटिटी दे दी। और उस आइडेंटिटी के पीछे एक इंसान था जिसका नाम आज लोग उतना डिस्कस ही नहीं करते, जॉन फेवरियो। सच कहूं, अगर जॉन फेवरियो नहीं होते तो शायद एमसीयू भी नहीं होता, क्योंकि सिर्फ आयरन मैन डायरेक्ट करना ही उनका कंट्रीब्यूशन नहीं था, वो मार्वल के फ्यूचर का ब्लूप्रिंट बना रहे थे। और उनके दिमाग में एवेंजर्स का प्लान मार्वल से भी पहले रेडी था। लेकिन फिर एक ऐसी चीज हुई जिसने सिर्फ एवेंजर्स ही नहीं, पूरे एमसीयू का फ्यूचर बदल दिया। एक नेगोशिएशन, एक क्रिएटिव फाइट और एक डिसीजन, जिसकी वजह से मार्वल ने अपने सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टर को खो दिया। और बिलीव करो, यहीं से शुरू होती है द एवेंजर्स की असली बिहाइंड द सीन स्टोरी। आइए देखते, मजा आएगा। आज जब भी एमसीयू की बात होती है, सबसे पहले नाम आता है केविन फाइगी का, और ऑनेस्टली उसके बिना मार्वल शायद आज यहाँ तक कभी पहुंचता ही नहीं। लेकिन एक और नाम है जिसके बिना शायद केविन फाइगी का प्लान कभी सक्सेसफुल ही नहीं होता, जॉन फेवरियो, आयरन मैन के डायरेक्टर, हैप्पी होगन और शायद एमसीयू का अनसंग हीरो। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जॉन फेवरियो सिर्फ आयरन मैन डायरेक्ट नहीं करते थे, वो एक्चुअली पूरे मार्वल यूनिवर्स की फाउंडेशन बना रहे थे। आज हम सब मैंडरिन को आयरन मैन 3 के विलन के रूप में जानते हैं, लेकिन असली प्लान कुछ और था। जॉन फेवरियो शुरू से ही चाहते थे कि आयरन मैन की पहली मूवी का विलन मैंडरिन हो, और सिर्फ कोई ऑर्डिनरी विलन नहीं, कॉमिक्स वाला असली मैंडरिन, 10 रिंग्स, एलियन टेक्नोलॉजी, मिस्टिकल पावर्स, एक ऐसा विलन जो टोनी स्टार्क को सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं, बिलीफ से चैलेंज करता। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, 2008 का एमसीयू आज वाले एमसीयू जैसा नहीं था। उस यूनिवर्स में ना था थॉर, ना एसगार्ड, ना इन्फिनिटी स्टोन्स, ना मैजिक। अगर उस वक्त अचानक एक आदमी 10 मैजिकल रिंग्स पहनकर आ जाता तो ऑडियंस के लिए उस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता। और इसी वजह से मार्वल कॉमिक्स के लेजेंडरी राइटर मार्क मिलर ने फेवरियो को एक एडवाइस दी, मैंडरिन को अभी मत लाओ, पहले ऑडियंस को इस यूनिवर्स की आदत पड़ने दो, जब थॉर और मैजिक इंट्रोड्यूस हो जाए तब मैंडरिन नेचर लगेगा। और ऑनेस्टली ये एडवाइस बिल्कुल सही थी। इसीलिए फेवरियो ने अपना ओरिजिनल प्लान बदल दिया और मैंडरिन की जगह ओबादिया स्टेन को मेन विलन बना दिया। जेफ ब्रिज की कास्टिंग हुई और बाकी हिस्ट्री है। बहुत लोग सोचते हैं कि आयरन मैन 3 का प्लान बाद में बना, लेकिन रियलिटी उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जॉन फेवरियो के दिमाग में आयरन मैन ट्रिलॉजी का रफ रोड मैप पहले ही रेडी था, आयरन मैन 2 और फिर आयरन मैन 3, जहाँ फाइनली मैंडरिन आता। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, फेवरियो की प्लानिंग के हिसाब से इसी टाइम पीरियड में वो एवेंजर्स भी डायरेक्ट करने वाले थे। जी हाँ, मार्वल का पहला चॉइस जॉस व्हीडन नहीं था,
मार्वल का पहला चॉइस वही डायरेक्टर था जिसने टोनी स्टार्क को दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया, और ऑनेस्टली ये डिसीजन बिल्कुल लॉजिकल भी था। आयरन मैन ब्लॉकबस्टर बन चुकी थी, ऑडियंस टोनी स्टार्क को प्यार कर रही थी, फेवरियो एक्टर्स के साथ अमेजिंग केमिस्ट्री क्रिएट कर रहे थे, और मार्वल को लग रहा था कि अगर किसी को सारे एवेंजर्स को एक साथ हैंडल करना आता है तो वो जॉन फेवरियो ही है। लेकिन फिर आई आयरन मैन 2 और यहीं से कुछ टूटना शुरू हुआ। आज भी जब फैंस आयरन मैन 2 देखते हैं तो एक कंप्लेंट बार बार सुनने को मिलती है, मूवी कम एवेंजर्स का ट्रेलर ज्यादा लगती है। निक फ्यूरी, ब्लैक विडो, शील्ड, हैमर इंडस्ट्रीज, एवेंजर्स इनिशिएटिव हर 10 मिनट बाद फ्यूचर सेट। और बिलीव करो ये सिर्फ फैंस का ऑब्जर्वेशन नहीं था, जॉन फेवरियो खुद भी इसी बात से फ्रस्ट्रेटेड थे। उनका मानना था कि वो आयरन मैन की स्टोरी बनाना चाहते थे, लेकिन स्टूडियो बार बार बोल रहा था ये सीन फ्यूचर सेटअप करेगा, ये कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करो, ये रेफरेंस ऐड करो, ऑडियंस को एवेंजर्स की तरफ पुश करो। रिजल्ट एक ऐसी फिल्म जहां टोनी स्टार्क की पर्सनल जर्नी से ज्यादा एमसीयू की फ्यूचर प्लानिंग दिखने लगी, और इसी वजह से फेवरियो को लगने लगा कि उनकी क्रिएटिव फ्रीडम धीरे धीरे खत्म हो रही है। आयरन मैन 2 कंप्लीट होने के बाद मार्वल नेचुरली चाहता था कि फेवरियो ही एवेंजर्स डायरेक्ट करे, लेकिन इस बार नेगोशिएशन पहले जैसी नहीं थी। एक तरफ फेवरियो थे जिन्हें लगता था कि पहली आयरन मैन की सक्सेस में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, और ऑनेस्टली ये बात गलत भी नहीं थी। दूसरी तरफ मार्वल था जो अब रेपिटेडली एक्सपैंड कर रहा था और हर प्रोजेक्ट का बजट कंट्रोल में रखना चाहता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैलरी को लेकर डिस्कशन काफी डिफिकल्ट हो गए, लेकिन सच कहूं इशू सिर्फ पैसों का नहीं था, असली प्रॉब्लम थी क्रिएटिव कंट्रोल। फेवरियो एक फिल्म मेकर की तरह सोच रहे थे, मार्वल एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह। दोनों का गोल सेम था लेकिन अप्रोच बिल्कुल अलग, और जब ये डिफरेंसेस बढ़ते गए तब फेवरियो को एहसास हुआ कि अगर वो एवेंजर्स डायरेक्ट करते भी हैं तो शायद उन्हें वही प्रॉब्लम्स दोबारा फेस करनी पड़ेगी जो आयरन मैन 2 में हुई थी। बाद में फेवरियो ने एक इंटरव्यू में भी कहा, आयरन मैन की दुनिया क्रिएट करने के बाद सिर्फ हैप्पी होगन बनकर एवेंजर्स के सेट पर जाना बहुत स्ट्रेंज लगता है। ये लाइन छोटी जरूर है लेकिन इसके पीछे बहुत फ्रस्ट्रेशन छुपी हुई है। आयरन मैन जैसी ब्लॉकबस्टर देने वाले डायरेक्टर के जाने के बाद मार्वल के पास दो ऑप्शंस थे, या तो कोई और बड़े हॉलीवुड डायरेक्टर को हायर करे या फिर कंपैरेटिवली कम फेमस फिल्म मेकर को चांस दे। और यही केविन फाइगी ने एक डिसीजन लिया जिसने सिर्फ एवेंजर्स ही नहीं पूरे एमसीयू का फ्यूचर बदल दिया। एक ऐसा राइटर डायरेक्टर जिसने उस वक्त कोई $1 बिलियन ब्लॉकबस्टर डायरेक्ट ही नहीं की थी, लेकिन उसके पास एक क्वालिटी थी जो मार्वल को सबसे ज्यादा चाहिए थी। वो कैरेक्टर्स को समझता था, और उस आदमी का नाम था जॉश व्हीडन। सोचो तुम 4 साल तक कोई स्क्रिप्ट लिखो, उस स्क्रिप्ट पर डजन्स ऑफ मीटिंग हो, मार्वल के बिगेस्ट एग्जीक्यूटिव उसे अप्रूव करे, कैरेक्टर उसके हिसाब से प्लान होने लगे, और फिर एक नया डायरेक्टर आए, स्क्रिप्ट पढ़े और सिर्फ एक सेंटेंस बोले, प्रिटेंड दिस ड्राफ्ट नेवर हैपेंड। बिलीव इट और नॉट, एग्जैक्टली यही हुआ था। और जिस इंसान के साथ हुआ उसका नाम था जैक पेन। जब मार्वल ने ऑफिशियली एवेंजर्स पर काम शुरू किया तब स्क्रीन प्ले लिखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी जैक पेन को। अगर नाम फेमिलियर लग रहा है तो उसका रीजन भी है। जैक पेन पहले ही द इनक्रेडिबल हल्क और एक्समैन जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके थे। मार्वल को लगता था कि इतने सारे सुपर हीरोज को एक ही स्टोरी में बैलेंस करना शायद वही कर पाएंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जैक पेन ने एवेंजर्स की स्क्रिप्ट 1 या 2 महीने में नहीं लिखी थी, लगभग 4 साल तक वो स्क्रिप्ट बार बार रीराइट होती रही, क्योंकि उस वक्त एमसीयू खुद इवॉल्व हो रहा था। कभी कोई कैरेक्टर ऐड हो जाता, कभी कोई मूवी डिले हो जाती, कभी किसी हीरो का ओरिजिन चेंज हो जाता। हर नए प्रोजेक्ट के बाद एवेंजर्स की स्क्रिप्ट भी बदलनी पड़ती थी, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज अभी भी वही था, थॉर। अब ये बात सुनने में अजीब लगेगी लेकिन जैक पेन को लगता था कि थॉर एवेंजर्स के लिए प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि उस वक्त एमसीयू का टोन प्योर साइंस फिक्शन था, आयरन मैन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था, शील्ड मिलिट्री स्टाइल ऑर्गेनाइजेशन थी, कैप्टन अमेरिका एक सुपर सोल्जर था। सब कुछ साइंस के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता था। और फिर अचानक एक नॉर्स गॉड जो आसमान से बिजली गिरा सकता है, मैजिक हैमर यूज करता है और दूसरे डायमेंशन से आता है। पेन को लगता था ऑडियंस को ये ट्रांजिशन बहुत वियर्ड लगेगा, इसीलिए उनका ओरिजिनल प्लान था कि थॉर की सोलो मूवी बाद में आए और एवेंजर्स में भी उसका रोल काफी छोटा रखा जाए। इमेजिन करो एक एवेंजर्स मूवी जहां थॉर ऑलमोस्ट साइड कैरेक्टर होता। आज ये इम्पॉसिबल लगता है लेकिन उस वक्त मार्वल खुद श्योर नहीं था कि ऑडियंस मैजिक एक्सेप्ट करेगी या नहीं। आज जब हम एवेंजर्स के बारे में सोचते हैं सबसे पहले लोकी याद आता है, लेकिन जैक पेन की अर्ली ड्राफ्ट्स में लोकी मेन विलन ही नहीं था। एक्चुअली मार्वल एक और कैरेक्टर को वापस लाना चाहता था, एक ऐसा विलन जिसे कैप्टन अमेरिका में जानबूझकर मारा नहीं गया था। वो था रेड स्कल। जी हाँ, कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर के एंड में जब रेड स्कल टेसरेक्ट को टच करता है तो वो एक्सप्लोड नहीं होता, वो डिसअपियर हो जाता है। उस वक्त बहुत से फैन कंफ्यूज थे, ये मरा या कहीं और चला गया, और इसका रीजन था मार्वल उसे फ्यूचर के लिए बचा कर रख रहा था। ओरिजिनल प्लानिंग के हिसाब से रेड स्कल ही एवेंजर्स का मेन विलन बनने वाला था। यही वजह थी कि एक्टर ह्यूगो वीविंग ने भी मल्टीपल फिल्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे। उन्हें जेन्युइनली लग रहा था कि कैप्टन अमेरिका के बाद वो एवेंजर्स
एवेंजर्स में जरूर वापस आएंगे। लेकिन फिर एक कास्टिंग हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। कभी कभी एक परफेक्ट कास्टिंग पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स बदल देती है। थॉर के रोल के लिए कास्ट हुए क्रिस हेम्सवर्थ और लोकी के लिए टॉम हिडलस्टन। जब मार्वल ने उन दोनों का स्क्रीन टेस्ट देखा तब उन्हें एक बात समझ आ गई, ये सिर्फ दो नए एक्टर्स नहीं है, ये थॉर और लोकी ही है। उनकी केमिस्ट्री इतनी नेचुरल थी कि जैक पेन को भी मानना पड़ा कि लोकी को इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। और धीरे धीरे रेड स्कल का इंपॉर्टेंस कम होने लगा। लोकी स्टोरी के सेंटर में आ गया और वही लोकी जिसे पेन पहले लेट एंट्री देना चाहते थे पूरे एवेंजर्स की जान बन गया। ऑनेस्टली आज टॉम हिडलस्टन के अलावा लोकी इमेजिन करना मुश्किल है। लेकिन अगर उस वक्त कास्टिंग इतनी परफेक्ट ना होती तो शायद एवेंजर्स का विलन आज भी रेड स्कल ही होता। जैक पेन को लग रहा था अब स्क्रिप्ट फाइनली रेडी है, कैरेक्टर्स डिसाइड हो चुके हैं, विलन डिसाइड हो चुका है, मार्वल फेज 1 कंप्लीट होने वाला है, अब बस शूटिंग शुरू करनी है। लेकिन एग्जैक्टली इसी मोमेंट पर मार्वल एक नया डायरेक्टर लेकर आता है, जॉस व्हीडन। और व्हीडन स्क्रिप्ट पढ़ते ही केविन फाइगी की तरफ देखकर कहते हैं, प्रिटेंड दिस ड्राफ्ट नेवर हैपेंड। सोचो 4 साल की मेहनत एक सेंटेंस में ही खत्म। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हीडन को स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रही थी कि उसमें कैरेक्टर्स तो थे लेकिन उनके बीच इमोशंस नहीं थे। हीरोज एक टीम कम और अलग अलग मूवीज के गेस्ट ज्यादा लग रहे थे। उसने केविन फाइगी से कहा, मैं इस स्क्रिप्ट को पैच नहीं कर सकता, मुझे इसे दोबारा लिखना पड़ेगा। और सरप्राइजिंगली केविन फाइगी मान गए, बस एक कंडीशन के साथ, स्ट्रक्चर सेम रहेगा और लोकी विलन ही रहेगा, बाकी जॉस व्हीडन जो चाहे कर सकता था। और बिलीव करो इसी डिसीजन ने एवेंजर्स को सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी से एक कैरेक्टर ड्रिवन मास्टरपीस बना दिया। लेकिन स्क्रिप्ट रीराइट करना ही सबसे बड़ा चैलेंज नहीं था। मार्वल के सामने एक और प्रॉब्लम खड़ी थी। उनके पास हल्क था लेकिन हल्क बनने वाला कैरेक्टर अब मार्वल के साथ ही नहीं रहता था और इसी वजह से एवेंजर्स का सबसे डेंजरस हीरो ऑलमोस्ट पूरी मूवी से गायब होने वाला था। अगर मैं तुमसे पूछूं एमसीयू का सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड कैरेक्टर कौन है, बहुत लोग कहेंगे हल्क। और सच बताऊं मैं भी इसी आंसर के साथ जाऊंगा, क्योंकि हल्क सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं था, वो मार्वल का सबसे अनप्रेडिक्टेबल वेपन था। एक ऐसा मॉन्स्टर जो एवेंजर्स को भी हरा सकता था। लेकिन जिस हल्क को हम एवेंजर्स में देखते हैं वो ओरिजिनली मार्वल का प्लान ही नहीं था। और इसका रीजन सिर्फ स्टोरी नहीं, एक रियल लाइफ कंट्रोवर्सी थी। 2008 में जब द इनक्रेडिबल हल्क रिलीज हुई उसमें ब्रूस बैनर का रोल प्ले किया था एडवर्ड नॉर्टन ने। और अगर तुम्हें वो मूवी देखी है तो तुम नोटिस करोगे ये बैनर मार्क रफेलो वाले बैनर से बिल्कुल अलग है। ये सीरियस है, क्वाइट है, ब्रोकन है, हर सेकंड हल्क बनने से डरता है और ऑनेस्टली काफी कॉमिक एक्यूरेट भी फील होता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, एडवर्ड नॉर्टन सिर्फ एक्टर बन के सेट पर नहीं आए थे, वो फिल्म को क्रिएटिवली भी कंट्रोल करना चाहते थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने मार्वल से कहा कि स्क्रिप्ट वीक है और सरप्राइजिंगली केविन फाइगी और डायरेक्टर भी इस बात से एग्री कर गए। इसीलिए नॉर्टन को ऑफिशियली स्क्रीन प्ले रीराइट करने की परमिशन दे दी गई। लेकिन यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। एडवर्ड नॉर्टन सिर्फ शूटिंग से पहले स्क्रिप्ट नहीं लिख रहे थे, वो शूटिंग के दौरान भी रोज नए डायलॉग्स लिखते थे, नए सीन्स ऐड करते थे, पुराने सीन्स चेंज कर देते थे। कभी कभी एक्टर्स को भी सेट पर पता चलता था कि आज जो सीन शूट होना था वो कम्प्लीटली बदल चुका है। डायरेक्टर का एक विजन था, स्टूडियो का दूसरा और नॉर्टन का तीसरा। रिजल्ट, सेट पर काफी टेंशन क्रिएट होने लगी। लेकिन असली एक्सप्लोजन मूवी कंप्लीट होने के बाद हुआ, एडिटिंग रूम में। मार्वल ने डिसाइड किया कि मूवी का पेस स्लो हो रहा है, इसलिए एडवर्ड नॉर्टन के लिखे हुए बहुत सारे इमोशनल सीन्स कट कर दिए गए और ये बात नॉर्टन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने स्टूडियो को क्लियर वार्निंग दी थी, अगर मेरे सीन्स वापस नहीं आए तो मैं मूवी प्रमोट नहीं करूंगा। और एग्जैक्टली वही हुआ। प्रमोशन के टाइम एडवर्ड नॉर्टन ऑलमोस्ट गायब थे। मार्वल और एक्टर के बीच रिलेशनशिप पब्लिकली टूट चुकी थी और उसके बाद जो डिसीजन लिया गया उसने एमसीयू की हिस्ट्री ही बदल दी। जब एवेंजर्स की कास्टिंग स्टार्ट हुई सबको लग रहा था एडवर्ड नॉर्टन ऑब्वियसली वापस आएंगे, जैक पेन को भी, क्योंकि उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट नॉर्टन को ध्यान में रखकर ही लिखी थी। लेकिन अचानक से ही मार्वल ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया कि एडवर्ड नॉर्टन आउट और उनकी जगह मार्क रफेलो आएंगे। फैंस शॉक में थे क्योंकि एमसीयू में पहली बार किसी मेन एवेंजर को रिप्लेस किया गया था। मार्वल ने ऑफिशियली बोला कि हमें ऐसा एक्टर चाहिए जो कोलैबोरेटिव हो और बाकी कास्ट के साथ इजीली फिट हो सके। ये स्टेटमेंट इनडायरेक्टली एडवर्ड नॉर्टन पर ही टारगेट था और इसी डिसीजन के बाद एवेंजर्स की स्क्रिप्ट को दोबारा रीराइट करना पड़ा। ये फैक्ट बहुत कम लोग जानते हैं। जब एडवर्ड नॉर्टन मूवी से बाहर हुए तब जैक पेन ने हल्क वाले सारे सीन्स रीराइट कर दिए। इंटरेस्टिंग बात ये है उस वर्जन में ब्रूस बैनर लगभग मूवी में था ही नहीं, सिर्फ हल्क था, क्योंकि पेन को नहीं पता था कि नया एक्टर कौन होगा, इसलिए उन्होंने ब्रूस बैनर के डायलॉग्स कम कर दिए
और हल्क के एक्शन सीन्स बढ़ा दिए। एक वर्जन में तो हल्क न्यूयॉर्क में इतना अनकंट्रोलेबल हो जाता है कि एवेंजर्स को एलियन से पहले हल्क से लड़ना पड़ता है। सोचो अगर ये वर्जन बनता तो एवेंजर्स का फर्स्ट विलन लोकी नहीं हल्क भी होता, और ये आइडिया कॉमिक्स में काफी क्लोज था। इस थ्योरी को और सपोर्ट करता है द इनक्रेडिबल हल्क का एंडिंग शॉट। याद है लास्ट सीन में ब्रूस बैनर आंखें खोलता है और हल्का सा स्माइल करता है। उस वक्त बहुत लोगों को लगता है कि फाइनली ब्रूस बैनर हल्क को कंट्रोल करना सीख गया है, लेकिन डायरेक्टर लुइस ने बाद में रिवील किया कि उनका इंटेंशन बिल्कुल उल्टा था। वो चाहते थे ऑडियंस कंफ्यूज हो, क्या बैनर कंट्रोल में है या हल्क। उनका ओरिजिनल आइडिया था कि एवेंजर्स में हल्क टीम का सबसे बड़ा थ्रेट बनेगा और एवेंजर्स को सबसे पहले हल्क को ही रोकना पड़ेगा। ऑनेस्टली ये कॉन्सेप्ट सुन के ही गूज़बम्प आ जाते हैं, क्योंकि कॉमिक्स में हल्क कभी भी फुली प्रेडिक्टेबल था ही नहीं। वो एमसीयू में भी शायद वही रूट लेने वाले थे। पूरा हल्क बदल दिया जब मार्क रफेलो आए। मार्वल ने सिर्फ एक्टर रिप्लेस नहीं किया, उन्होंने हल्क का डिजाइन भी चेंज कर दिया। अगर तुम कंपेयर करो एडवर्ड नॉर्टन वाला हल्क और एवेंजर्स वाला हल्क, दोनों ऑलमोस्ट अलग क्रिएचर लगते हैं। पहले हल्क का फेस ज्यादा मॉन्स्टर्स लगता था, लेकिन रफेलो के साथ मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी यूज हुई और हल्क के फेशियल एक्सप्रेशन सीधा मार्क रफेलो के फेस से लिए गए। इसलिए एवेंजर्स वाला हल्क पहली बार गुस्सा भी करता है और स्माइल भी, कंफ्यूज भी दिखता है और ऑडियंस उसे इमोशनली कनेक्ट भी कर पाती है। यही वजह है कि आई एम ऑलवेज एंग्री जैसे सीन्स इतने लेजेंडरी बन गए। अगर एडवर्ड नॉर्टन रहते तो शायद हल्क का वर्जन काफी डार्क और वॉयलेंट होता, लेकिन रफेलो के साथ मार्वल ने एक डिफरेंट डायरेक्शन चूज की और वही हल्क आज एमसीयू के सबसे लव्ड कैरेक्टर में से एक बन चुका है। अब तक हमने देखा जॉन फेवरो ऑलमोस्ट एवेंजर्स डायरेक्ट करने वाले थे, रेड स्कल ऑलमोस्ट मेन विलन था, एडवर्ड नॉर्टन ऑलमोस्ट हल्क बन के वापस आ रहे थे। लेकिन बिलीव करो ये सबसे शॉकिंग चेंजेस भी नहीं थे, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब ब्लैक विडो ही एवेंजर्स में नहीं थी। आयरन मैन 2 में नताशा रोमानोफ का रोल ओरिजिनली स्कारलेट जॉनसन को नहीं एमिली ब्लंट को ऑफर हुआ था, लेकिन स्केड्यूलिंग इशू की वजह से वो रोल एक्सेप्ट नहीं कर पाई। उसके बाद स्कारलेट जॉनसन कास्ट हुई और सब कुछ परफेक्ट लगने लगा। लेकिन जब एवेंजर्स की शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी, स्कारलेट की डेट्स फिर से क्लैश होने लगी। मार्वल को जेन्युइनली लगा कि शायद नताशा मूवी का पार्ट ही नहीं बन पाएंगी और इसी वजह से जॉश व्हीडन ने पूरी स्क्रिप्ट दोबारा लिख दी और ब्लैक विडो की जगह एक कंप्लीटली नया एवेंजर आ गया, द वॉस्प। हाँ, ओरिजिनल कॉमिक्स की फाउंडिंग एवेंजर। ये सिर्फ कैमियो नहीं था, जॉश व्हीडन ने बाद में खुद रिवील किया कि उस वर्जन में मूवी ऑलमोस्ट वॉस्प के अराउंड लिखी जा चुकी थी। उसकी ओरिजिन, उसकी पावर्स, उसकी पर्सनालिटी, सब कुछ। मार्वल इंटरनली इतना एक्साइटेड था कि स्टूडियो एग्जीक्यूटिव्स के अकॉर्डिंग वास्प मूवी का फनीएस्ट कैरेक्टर थी। और इंटरेस्टिंग बात, व्हीडन ज़ो डैशनल को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी बाकी सारे एवेंजर्स को ऑडियंस पहले से ही जानती थी। आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका और हल्क सबकी सोलो मूवीज आ चुकी थी। सिर्फ वॉस्प को इंट्रोड्यूस करने में ही 30 से 40 मिनट लग जाते और इसका मतलब होता बाकी कैरेक्टर्स को कम स्क्रीन टाइम मिलना। लकीली स्कारलेट जॉनसन की डेट मैनेज हो गई और पूरी स्क्रिप्ट एक बार फिर बदल दी गई। सोचो अगर ऐसा नहीं होता तो शायद आज नताशा रोमानोफ एमसीयू की सबसे आइकॉनिक फीमेल हीरो कभी नहीं बनती। आज जब हम हॉकाई को देखते हैं तो वो फैमिली मैन लगता है, लेकिन एवेंजर्स के टाइम उसके पास्ट ऑलमोस्ट किसी को नहीं पता था और इसीलिए जॉस व्हीडन ने उसके लिए कंप्लीटली बैक स्टोरी लिखी थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्लिंट बार्टन ओरिजिनली सर्कस परफॉर्मर था, बिल्कुल कॉमिक्स की तरह, जहां क्रिमिनल्स ने उसे ट्रेन किया और मैनिपुलेट करके गलत रास्ते पर भेज दिया। इसी वजह से उसका ट्रस्ट इशू और उसकी पर्सनैलिटी और भी डीप होने वाली थी। लेकिन रन टाइम फिर वही प्रॉब्लम, पूरा बैक स्टोरी कट कर दिया गया और हॉकाई बस माइंड कंट्रोल एजेंट बन के रह गया। इसी वजह से कई फैंस आज भी कहते हैं कि एवेंजर्स ने हॉकाई के साथ जस्टिस नहीं किया। और अब बात करते हैं एमसीयू के सबसे लेजेंडरी जोक की, शॉर्मा। You ever tried shawarma? बिलीव करो ये सीन स्क्रिप्ट में था ही नहीं। फाइनल बैटल के बाद आयरन मैन ओरिजिनली सिर्फ एक लाइन बोलता है, व्हाट्स नेक्स्ट, बस सीन खत्म। लेकिन रॉबर्ट डाउनी जूनियर को लाइन पसंद नहीं आई। उसने जॉश व्हीडन से बोला यार कुछ और फनी ट्राई करते हैं। और तब जॉश व्हीडन को अचानक बफी द वैम्पायर स्लेयर का एक पुराना ऑडिशन याद आया, जहाँ एक एक्टर ने ऑडिशन खत्म होने के बाद कैजुअली पूछा था एनीबडी वांट शोरमा, बस वही लाइन टोनी स्टार्क को दे दी गई। और जब एडिटिंग चल रही थी जॉश व्हीडन ने सोचा एक मिनट, अगर हम ऑडियंस को सच में दिखा दें कि बैटल के बाद एवेंजर्स शोरमा खा रहे हैं तो कितना फनी होगा। और वही हुआ, मार्वल ने मूवी रिलीज होने के बाद एक्स्ट्रा सीन शूट किया सिर्फ पोस्ट क्रेडिट के लिए और आज वो एमसीयू के हिस्ट्री का सबसे लेजेंडरी पोस्ट क्रेडिट सीन में काउंट होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, क्रिस इवांस की बियर्ड। मूवी कंप्लीट हो चुकी थी, कैप्टन अमेरिका की शूटिंग खत्म और क्रिस इवांस स्नो पियर्स की शूटिंग के लिए बियर्ड ग्रो कर चुके थे।
अब प्रॉब्लम ये थी कैप्टन अमेरिका क्लीन शेव था, तो मार्वल ने फेक प्रोस्थेटिक जॉ बना दिया, लेकिन वो इतना अनकंफर्टेबल था कि क्रिस प्रॉपरली खाना ही नहीं खा पा रहे थे। इसलिए अगर तुम ध्यान से देखोगे पूरे शोरमा सीन में स्टीव रॉजर्स अपने मुंह पर हाथ रखता रहता है और ऑलमोस्ट कुछ खाता भी नहीं। बचपन में ये सिर्फ फनी सीन लगता था, आज पता चलता है उसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। द एवेंजर्स का फर्स्ट कट काफी लंबा था और उसमें बहुत सारे इमोशनल मूवमेंट्स थे। कैप्टन अमेरिका को मॉडर्न वर्ल्ड में स्ट्रगल करते हुए और ज्यादा दिखाया गया था। एक वेट्रेस थी जिसे स्टीव पहले रेस्टोरेंट में मिलता है फाइनल बैटल के दौरान, उसके सर्वाइवल को भी फॉलो किया गया था। एक पुलिस ऑफिसर था जिसे कैप्टन अमेरिका एलियन वेपन यूज करना सिखाता है। वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल को भी पहले नॉर्मल पॉलिटिशियन की तरह शूट किया गया था, लेकिन जॉश वीडन को लगा ये लोग इनफ थ्रेटनिंग नहीं लग रहे थे, इसलिए उन्होंने उनके सारे सीन्स दोबारा शूट किए, डार्क लाइटनिंग, शेडो, बड़े स्क्रीन, ताकि वो रियल विलन्स की तरह फील हो। और ऑनेस्टली ये डिसीजन परफेक्ट था। आज मार्वल्स को देखकर लगता है ये मूवी तो हिट होनी ही थी, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अपोजिट थी। जब एवेंजर्स की शूटिंग स्टार्ट हुई, कैप्टन अमेरिका रिलीज भी नहीं हुई थी, थॉर भी नहीं। मार्वल एक इंडिपेंडेंट स्टूडियो था, सिर्फ आयरन मैन सक्सेसफुल था, हल्क एवरेज परफॉर्म कर चुकी थी। अगर थॉर फ्लॉप होती या कैप्टन अमेरिका फेल होता तो एवेंजर्स कभी सक्सेसफुल बन ही नहीं पाती। कई लोगों ने जैक पेन को वॉर्न भी किया था, ये प्रोजेक्ट मत करो, करियर खत्म हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि किसी को बिलीव ही नहीं था कि इतने सारे सुपर हीरोज एक मूवी में काम कर सकते हैं। लेकिन मार्वल ने रिस्क लिया और वही रिस्क सिनेमा हिस्ट्री बदल गई। आज जब हम एवेंजर्स देखते हैं तो हमें सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नजर आती है, लेकिन उस ब्लॉकबस्टर के पीछे डायरेक्टर्स बदले, विलन्स बदले, एक्टर्स बदले, स्क्रिप्ट्स दोबारा लिखी गई, कैरेक्टर्स रिमूव हुए, नए कैरेक्टर्स ऐड हुए और डजन्स ऐसे डिसीजन लिए गए जो अगर थोड़े से भी अलग होते तो शायद एमसीयू कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, और शायद ना आयरन मैन सेक्रीफाइस करता, ना एंड गेम बनती, ना सीक्रेट वॉर्स का हाइप होता। एक मूवी ने सिर्फ एवेंजर्स असेंबल नहीं किए, उस मूवी ने हॉलीवुड का फ्यूचर असेंबल किया। अगर तुम्हें एवेंजर्स का कोई अल्टरनेट वर्जन देखने का मौका मिले तो कौन सा देखना चाहोगे? रेड स्कल एज द मेन विलन, या एडवर्ड नॉर्टन का हल्क, या फिर द वॉस्प वाली ओरिजिनल एवेंजर्स टीम? कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही मार्वल डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।